स्वागत है आपका बाड़मेर एस्पिरेशन क्लासेज में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी यानी कि 31 जनवरी को आरबीएसई बोर्ड ने अपने 5वीं और 8वीं के सैंपल पेपर डाल दिए हैं। जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी 5वीं और 8वीं की, उनके सैंपल पेपर डाल दिए हैं। तो मैं आज इस वीडियो में सॉल्व करवाने जा रहा हूं क्लास 5th का सैंपल पेपर जो आरबीएसई ने डाला है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आपके पास जो टाइम होगा वो टाइम ड्यूरेशन होगी 2.5 घंटे की, 2 घंटे 30 मिनट की, और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 80 के नंबर होगा। कितना होगा? 80 नंबर। अब अपन चलते हैं सीधा ही सवालों पे चलते हैं। तो पार्ट 1 पे, पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कैसे है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जैसे ऑप्शन दिए होंगे उनमें से एक चूज करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अपन को नीचे दिए हुए ऑप्शन में से करेक्ट चूज करना। कैसे चूज करोगे? देखो, पहला सवाल अपना क्या कह रहा है? ये पहला जो सवाल है ये आपका 1 नंबर का है। कितने नंबर का? 1 नंबर का है। देखो, चूज द वर्ड विच हैज अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स। अब आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक वर्ड ढूंढना है जिसमें अंडरलाइन, जो देखो इसमें भी ओ पे किया हुआ है अंडरलाइन, इसमें भी ओ पे, इसमें भी ओ पे, उसमें भी ओ पे। तो नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें डिफरेंट साउंड किसमें आ रहा है? तो मैं जो पहला ऑप्शन पढ़ता हूं वो है स्लो। क्या है? स्लो। सेकंड है ब्लो, थर्ड लाउड और ग्लो। देखो, स्लो, ब्लो, ग्लो तीनों सेम लग रहे हैं कि लाउड अलग लग रहा है? तो ऑप्शन सी। चलिए भाई, आते हैं अपने अगले सवाल पर। तो सेकंड सवाल जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? दीपिका फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि डैश हैव मेड टी फॉर आशा। अब इसमें खालिस्तान भरना कहां क्या आएगा? देखो, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ और योरसेल्फ। मुझे एक बहुत अच्छी बात इसमें ये लगी कि इस पूरे पेपर में जो चैप्टर्स पे फोकस कम किया गया है, ग्रामर पे ज्यादा किया गया है। ये मैं आरबीएसई को बहुत थैंक यू देना चाहूंगा कि अभी से 5th क्लास में बच्चों को ग्रामर सिखाने की फोर्स किया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है। तो देखो, दीपिका हरसेल्फ मेड टी फॉर आशा, उसने खुद से बनाई थी। तो जो दीपिका है वो फीमेल है ना? तो उसलिए क्या आएगा? हरसेल्फ। अगला सवाल देखो, वी शुड हेल्प द डैश व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। हमको हेल्प करनी चाहिए किसकी? है ना, जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तब। ओल्ड पीपल, जो वृद्ध आदमी होते हैं उनकी, या फिर बाइकर्स जो बाइक चला रहे होते हैं उनकी, साइकिलिस्ट जो साइकिल चला रहे होते हैं उनकी, या क्राउड या जो भीड़ भड़ाका वहां होता है सबकी। तो मुझे तो ये लगता है कि ओल्ड पीपल की करनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड पीपल ही जरूरतमंद होते हैं, बाकी सब तो अपने आप से कर सकते हैं। तो हमको हमेशा किसकी हेल्प करनी चाहिए? ओल्ड पीपल की। अगला सवाल देखो, वी शुड नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज। हमें कब रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए? जब ट्रैफिक लाइट क्या हो? रेड हो, येलो हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो। अब देखो, रेड होती है तब गाड़ियां रुक जाती है, तब अपन रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो इसमें तो क्या पूछ रहा है? नॉट क्रॉस। हमको कब नहीं करनी चाहिए? तो जब लाइट ग्रीन हो। तो क्योंकि जब लाइट ग्रीन होती है तो उस समय गाड़ियां चल रही होती है, तो अपन को रुक जाना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में लेटर दे रखे ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब सारे वोवेल दे रखे हैं। अपन को नीचे 2 वर्ड दे रखे हैं, एक तो ये वर्ड है और दूसरा ये वर्ड है। और दोनों देखो, ये सवाल 2 नंबर का, एक और एक, दोनों सही करते हैं तो 2 नंबर। देखो, एकदम लल्लू सवाल है। कैसा लल्लू सवाल है? इसमें इनमें से कोई एक वर्ड भरना है। अब देखो, मुझे अगर मैं यहाँ पे ओ भर दूं तो ये हाउस की स्पेलिंग लिख रही है। तो ऐसे वर्ड भर के मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो इसमें हाउस लिख रहा था तो मैंने ओ भर दिया। ये मुझे अम्ब्रेला की स्पेलिंग दिख रही है तो मैंने ई लगा दिया। अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या होती है? यू एम बी आर ई डबल एल ए, तो मैंने ई लगा दिया। अब देखो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे सेंटेंस दिए हुए उसमें से करेक्ट आर्टिकल भरने हैं। करेक्ट आर्टिकल कौन से? ए एंड द आर्टिकल में से कोई एक भरना। देखो, आई रीड बुक। अब आई रीड बुक में देखो बी का साउंड आ रहा है, ब का साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो क्या आएगा? ए आएगा। और देखो, सुनीता इज इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखो, इंटेलिजेंट आई का साउंड आ रहा है ना? आई का साउंड मतलब वोवेल साउंड आ रहा है, तो वोवेल साउंड आ रहा है तो क्या आएगा? एन आएगा भाई, एन आएगा। लिख दिया भाई एन। तो ये आपके 2 नंबर इसमें भी पूरे पक्के, 1 नंबर इसमें, 1 नंबर इसमें। अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स ly and ful। अब देखो, या तो आपको ly लगाना है या
FUL यानी कि फुल लगाना है तो सफिक्स लगाना। सफिक्स क्या लगता है? हमेशा पीछे लगता है। जो वर्ड के पीछे लगकर, कुछ वर्ड या सेंटेंस जो वर्ड के पीछे लगकर वर्ड का मतलब बदल देते हैं उसे क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। तो हाँ भाई, हार्म है तो हार्मली तो कुछ वर्ड बनता नहीं है, लेकिन हार्मफुल जरूर होता है। हार्म का मतलब होता है नुकसान, और हार्मफुल जो होता है, हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक। तो FUL लगाऊंगा। मंथ, मंथ मतलब महीना, और मंथली मतलब मासिक। तो ये लो भाई, मंथली लगा दिया। तो ये भी 2 नंबर पूरे। चलते हैं अपने अगले सवाल। चलो भाई, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। स्ट्रक्चरल आइटम्स में अपना 8वां सवाल जो कह रहा है वो क्या बोल रहा है? अरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ये आपको देखो, एक और दो लेटर्स दे रखे, इधर उधर फेंके हुए हैं, आपको एक मीनिंगफुल स्पेलिंग बनानी है, और इसके भी 2 नंबर है। लल्लू सा सवाल है। देखो, बच्चा होगा 3rd और 2nd क्लास का, वो बता देगा कि इससे काइट की स्पेलिंग बन रही है। तो काइट की स्पेलिंग क्या होती है? KIT। तो देखो, K पढ़ा, I पढ़ा, T पढ़ा, है ना? वैसे ही वही बच्चा ये भी बता सकता है कि ये ग्राउंड की स्पेलिंग बन रही है। किसकी बन रही? ग्राउंड की स्पेलिंग बन रही है, GROUND। तो आपके 2 नंबर पक्के, कोई नहीं रोक सकता आपको। बिल्कुल, आपको इस पेपर में तो 80 में से 80 नंबर आने पक्के हैं। देखो अगला क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको नीचे 2 सवाल दे रखे हैं, उसके ब्रैकेट भरने, ब्रैकेट में से ऑप्शन चूज करना और इसमें भरने। 4 दे रखे, 4 में से 2 का यूज करना। 2 तो ऐसे फालतू आपको ये लल्लू बनाने के लिए दे रखे। चलते हैं आगे। तो क्या बोल रहा है? ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल ऑन द खालिस्तान साइड। हमको अपना व्हीकल किस साइड चलना चाहिए? ट्रैफिक साइड चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, राइट। देखते हैं, पुलिस की साइड होती है लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। देखो, आपने कभी सुना होगा कि हमको व्हीकल जो है हमेशा लेफ्ट साइड चलाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? लेफ्ट आएगा। क्या आएगा? लेफ्ट आएगा। चलो आगे देखते हैं। अ ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स ब्लैंक स्पेस ऑन अ बिजी रोड। एक ट्रैफिक पुलिसमैन बिजी रोड पर क्या कंट्रोल करता है? ट्रैफिक पुलिसमैन ने तो ट्रैफिक कंट्रोल करेगा, तो ये आएगा। क्या आएगा? ट्रैफिक आएगा। क्या आएगा? ट्रैफिक। देखो, मैं जब हटता हूं स्क्रीन से तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। चलो भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में 4 वर्ड दे रखे हैं, टिकट्स, रेलवे, बॉट और अंकल। और देखो, एक खालिस्तान बढ़ने के 2 नंबर, मतलब फोकट के नंबर है, आपको मिल रहे हैं 8 नंबर का ये सवाल है। कब 8 नंबर का ये नहीं है, मतलब 10वें से लेकर 13वें तक सवाल है। तो बढ़ते हैं अपन पैसेज में, खालिस्तान बढ़ते हैं और अपन को नंबर मिल जाएंगे। देखो क्या बोल रहा है? लास्ट संडे सोनू एंड मोनू वेंट टू द ब्लैंक स्पेस स्टेशन। अब कौन सा स्टेशन जाएगा? क्या टिकट स्टेशन जाएगा? बिल्कुल नहीं। रेलवे स्टेशन? जी हाँ। तो क्या आएगा इसमें? रेलवे आएगा। क्या आएगा? रेलवे। आगे बढ़ते हैं। अब रेलवे स्टेशन गए सोनू और मोनू, क्यों गए? टू रिसीव देयर, अब अपने किसको रिसीव करने गए? टिकट्स को। अपने टिकट को रिसीव करने जाएंगे? नहीं भाई। अपने खरीदने को, बॉट को नहीं, अपने अंकल को रिसीव करने गए थे। किसको गए थे? अंकल को रिसीव करने गए। देखो, ये बस कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, इसमें बिल्कुल भी चैप्टर का कुछ नहीं है। दे वेंट विद देयर फादर। वो कहा किसके साथ गए? अपने पापा के साथ। तो कितने लोग हुए? 3 लोग हो गए। देयर फादर ब्लैक स्पेस 3 प्लेटफॉर्म्स। अब क्या करा? उसके फादर क्या करेंगे? 3 प्लेटफॉर्म टिकट खरीदेंगे। तो बॉट, तो यहां तो आएगा बॉट, और यहां आएगा टिकट्स। कौन सी टिकट्स? प्लेटफॉर्म टिकट्स लेगा। तो देखो भाई, 4 खालिस्तान भरे और 8 नंबर आपके मुफ्त पे। चलो बढ़ते हैं अपने 14वें सवाल की तरफ। और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सिर्फ ये जो 6 नंबर का सवाल है ये किताब से आया, और वो भी ट्रू और फॉल्स आया, ज्यादा कुछ नहीं आया है। तो देखो क्या बोल रहा है? टिक T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। अगर आपको सही लगता है तो T पे टिक करो, और गलत लगता है तो F पे टिक करो। चल तो आगे बढ़ते हैं। कालीबाई वॉज अ टीचर। क्या कालीबाई एक टीचर थी? नहीं, कालीबाई स्टूडेंट थी। क्या थी? स्टूडेंट। तो ये गलत है, तो F पे टिक किया मैंने। अगला बोल रहा है प्राणायाम इंक्रीजेस ओवर हार्ट रेट। यहां हार्ट है ना? तो प्राणायाम इंक्रीजेस ओवर हार्ट रेट नहीं, प्राणायाम अपनी हार्ट रेट जो बढ़ी हुई होती है उसको कम करते हैं, जब बढ़ाता नहीं है। तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। चलो भाई आगे। वी शुड
थ्रो बाइट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, क्या हमें कागज के टुकड़े क्लासरूम में फेंकने चाहिए? बिल्कुल नहीं फेंकने चाहिए। तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला देखो, रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम। रामलीला जो है वो राम की स्टोरी डिस्क्राइब करती है, बिल्कुल सही बात है, तो टी। अगला देखो, टोबैको इज गुड फॉर, ये टोबैको में डबल सी है ना, टोबैको इज गुड फॉर हेल्थ। क्या टोबैको यानी कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए सेहतमंद है? बिल्कुल नहीं है, फॉल्स। विजय स्तंभ वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा। जो विजय स्तंभ था वो राणा कुंभा के बारे में, कुंभा द्वारा बनाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल बनाया गया था, तो इसका क्या होगा? ट्रू। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बढ़ते हैं भाई अपने अगले सवाल की तरफ। पूरा मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी। ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। आपको मैच करना है, देखना है इधर जो बहुत सारे वर्ड लिखे हैं उसका एक वर्ड में उधर आंसर लिखा हुआ है, तो आपको चेक करना है कौन सा क्या होता है। देखो, टू थ्रो गार्बेज, कचरा फेंकने के लिए किसका यूज करते हैं? तो मुझे तो लगता है भाई डस्टबिन का यूज करते हैं। ये लोग डस्टबिन से मिला दिया। हालांकि जब आप एग्जाम में करो तो मिलान नहीं करना, उसकी ऐसे करना ना, ये लिखने और इसके सामने लिख देना डैश करके सेकंड नंबर डस्टबिन, ऐसे लिख देना, है ना। ऐसे मिलान मत करना, मिलान करना अच्छा नहीं लगता। देखो, टू सिट अपॉन, अब किस पे बैठते हैं? स्टूल पे बैठते हैं, झाड़ू पे बैठते हैं, चौक पे बैठते हैं, चौक पे बैठते हैं या तालाब पे बैठते हैं? तो मैं तो कहूंगा कि मैं स्टूल पे बैठता हूं, तो ये लो स्टूल। अगर देखो, टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, अगर ब्लैक बोर्ड हो तो किससे लिखते हैं? तो चौक से लिखते हैं, तो ये लो चौक भाई। टू क्लीन डस्ट, डस्ट को क्लीन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? झाड़ू का। तो झाड़ू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रूम। ये लो भाई। अब देखो, स्मॉल एरिया ऑफ वाटर, अगर पानी का कोई छोटा सा एरिया उसको अपन क्या बोलते हैं? तालाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालाब। तालाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉन्ड। अगर देखो, लॉन्ग माउथ ऑफ अ बर्ड, बर्ड्स, है ना, तो जो पक्षियों की लंबी चोंच होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? बीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीक। तो अब अपन अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला अपना जो पोर्शन है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, और उसके बाद राइटिंग स्किल का है। अभी अगला दो पैसेज है, तो अपन चुपके से चलते हैं अगले सवालों की तरफ। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो चुका हूं। चलो अपन अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर और टेक्सचुअल क्वेश्चन पर। अब कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना और टेक्सचुअल क्वेश्चंस है उसको जवाब देना। देखो क्या बोल रहा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। कहां से? 16 से लेकर 18 तक सवाल इसी पैसेज से करने हैं। किस पैसेज से? इस पैसेज से। चलो इतना सारा पैसेज है वो पढ़ लेते हैं। He was happy when he saw the red sports car. Soon the paperwork was over and the car was his. क्या बोल रहा है कि वो बहुत खुश था जब उसने रेड स्पोर्ट्स कार देखी। कैसी कार? स्पोर्ट्स कार देखी। और soon the paperwork over, जैसे ही पेपरवर्क खत्म हुआ और the car was his, तो कार उसकी हो गई। देखो, मुझे ये पढ़ा पैसेज लग रहा है क्योंकि ये तुम्हारा जो लास्ट चैप्टर है बुक का द चॉइस इज योर्स, वहां से आया हुआ है। कहां से आया? द चॉइस इज योर्स से आया हुआ है। देखो, तो रोशनलाल वाली कहानी वही है। द गाइड इन द शोरूम गॉट इनटू द ड्राइवर सीट। तो जो शोरूम में गाइड था वो ड्राइवर की सीट पे गया टू शो हिम ऑल द न्यू थिंग्स, ताकि उसको सारी चीजें, नई चीजें बताई जा सके। दिस कार कुड डू, बट जो ये कार कुछ कर सकती है उसके बारे में बताना। तो डू ये कहा, बट मिस्टर रोशनलाल was so impatient, जो मिस्टर रोशनलाल थे वो बहुत ही impatient थे टू ड्राइव कार ड्राइव करने के लिए बहुत ही impatient थे। ये कार लिखा हुआ है ना। कार हिमसेल्फ अपने से खुद से चलाने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था। दैट ही वुड नॉट लिसन टू एनीथिंग द गाइड सेड, तो उसने गाइड ने जो भी कहा वो नहीं सुना। ही स्टार्टेड द कार एंड बिगन टू मूव, उसने कार शुरू की और चलाना स्टार्ट हुआ। देखो भाई, उससे पहला सवाल क्या बोल रहा है? व्हाई डिड द गाइड इन द शोरूम गेट इनटू द ड्राइवर सीट? जो शोरूम में जो गाइड था वो ड्राइवर सीट पे क्यों आया? और ये सवाल 2 नंबर का है। अब देखो, अगर आपको पैसे समझ में आ गया है पढ़ के तो आप ऐसे करोगे। अगर नहीं समझ में आया पढ़ने से क्या हुआ है तो देसी तरीका अपनाओ। क्या पूछ रहा है? द गाइड इन द शोरूम गेट इनटू द ड्राइवर सीट। देख लो कहां लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो मुझे तो यहां दिख रहा है, गाइड इन द शोरूम गॉट इनटू द ड्राइवर सीट। अब पूछ रहा व्हाई, क्यों? तो क्यों का जवाब आगे लिखा हुआ है। तो देखो, जहां जो वर्ड आपको पकड़ में आ रहा है वहां से शुरू करो। तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं,
guide in the showroom got into the driver's seat to show him, तो him की जगह कर देना रोशनलाल, क्योंकि रोशनलाल के बारे में बात हो रही है ना, all the new things this car could do, तो अपन this की जगह that कर देंगे, बाकी सब पूरी एकदम सेट वही की वही चिपका देंगे। तो कैसे चिपकाएंगे, देखो भाई, the guide in the showroom got into the driver's seat to show Roshanlal all the new things, कैसी things, नई चीजें, किसके बारे में, things, this car की जगह अपन क्या करेंगे, that car, क्योंकि अपन उस कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो that car can do, है ना, that car could do, क्योंकि अपन पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं तो could की बात करेंगे। चलो, तो ये रहा आपका आंसर। बढ़ते अपने अगले सवाल पर। अपना अगला सवाल देखो, why was रोशनलाल so impatient, रोशनलाल so impatient यानी कि क्यों थे, तो वो उतावले क्यों थे। तो अब देखो यार, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पैसेज पढ़ के नहीं समझ में आया, तो क्या करो, वर्ड ढूंढो। देसी तरीका, कहाँ लिखा हुआ है रोशनलाल so impatient, ये रहा, मिस्टर रोशनलाल was so impatient। तो यहाँ से शुरू कर दो, अपने यही लाइन शुरू करते, मिस्टर रोशनलाल was so impatient to drive the car himself। किस लिए थे, खुद कार चलाना चाहते थे, इसलिए बहुत ज्यादा उतावले थे। तो लिख दो भाई, ये मिस्टर रोशन लाल was so impatient to drive the car himself। देखो अभी तक ये 16वां सवाल चल रहा है, इससे पहला जो पार्ट था वो भी 2 नंबर का था और ये पार्ट भी 2 नंबर का है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला सवाल जो 16वें सवाल का ही तीसरा पार्ट है, वो क्या बोल रहा है, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। वैसे तो तुम इसका बिना देख के बता सकते हो कि ऑपोजिट क्या होगा। ओल्ड का ऑपोजिट आपको पता है, न्यू होता है, क्या होता है, न्यू, और इसमें आया भी हुआ है न्यू कार, है ना, तो इस वजह से न्यू, है ना। और एक ओल्ड होता है, यानी कि जो वृद्ध होता है उसका जो ऑपोजिट होता है यंग होता है, लेकिन यंग इसमें नहीं आया, इसमें न्यू आ रखा है ना। एक फिनिश है, फिनिश का मतलब खत्म, और खत्म का मतलब शुरुआत। ऑपोजिट क्या होगा, स्टार्ट आ रखा था, स्टार्ट द कार। तो चलते हैं अपने अगले सवाल 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, व्हेन डिड रोशनलाल बिकम ओनर ऑफ द कार। अब देखो कि रोशनलाल कार का ओनर कब बना, ये रहा। देखो भाई, soon the paperwork was over and the car was his। जब पेपरवर्क पूरा हुआ तब कार उसकी हो गई। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो, रोशनलाल बिकम, अब देखो सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि अपन पास्ट में बात कर रहे हैं तो बिकेम आएगा। क्या आएगा, बिकेम ऑनर। देखो सवाल भी पास्ट में आया, जैसे डिड पूछा, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन अपन जब वापस इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखते हैं तब क्या लिखते हैं, है ना, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं, जब पास्ट सिंपल में लिख रहे थे। तो रोशनलाल बिकेम ओनर ऑफ द कार व्हेन द पेपर वर्क was over। क्या लिखा हुआ है, देखो भाई, रोशनलाल became owner of the car when the paperwork was over। रोशनलाल कार का ओनर बन गया, कब बन गया, जब पेपर वर्क खत्म हो गया। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। देखो अगला सवाल 17वें का दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाई डिड ही फील हैप्पी। वो हैप्पी क्यों फील कर रहा था, देखो, ही वाज हैप्पी व्हेन ही सॉ द रेड स्पोर्ट्स कार। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ही फेल्ट हैप्पी बिकॉज he was purchasing the new car, है ना। तो अभी तो मैं आपको बिल्कुल ही एज इट इज, है ना, लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि
है ना, एग्जाम में भी लगे कि हाँ बच्चे ने पैसेज पढ़ा है, अपने मर्जी से आप डालोगे तो और अच्छा लगेगा, है ना, इसको मिक्स करके अपनी लैंग्वेज से। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो, ही वॉज हैप्पी व्हेन ही saw the red sports car because he was buying लिख सकते हो और परचेजिंग भी लिख सकते हो, buying it। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 17वां सवाल का तीसरा पार्ट है, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इसके सिमिलर वर्ड इसमें से ढूंढने हैं। तो पहला जो अपना पास वर्ड है वो फैंसी आया। पहले तो मैं ये पूरा पैसेज ढूंढ के थक चुका, लेकिन इसमें से मुझे फैंसी का कोई भी सिमिलर वर्ड नहीं लगा। फिर मैंने किताब खोली, क्योंकि ये आपके 40 चैप्टर से आया हुआ, वहां पर एक वर्ड था स्वेंकी, जो यहाँ पे इस पैसेज में आ नहीं रखा है, मिसप्रिंट हुआ होगा, कुछ भी हुआ हो। तो जो अगर ऐसा बोर्ड में नहीं होगा, अगर ऐसा भी हो भी गया तो वहां पे आपको, है ना, बोनस मार्क मिल जाएगा। तो इसका जो फैंसी का जो सिमिलर वर्ड होता है वो होगा स्वेंकी। और एंग्री आ रखा है, तो एंग्री का इसमें जो आ रखा है, जो सिमिलर सबसे करीबी मीनिंग रखता है वो है इम्पेशेंट। क्या है? इम्पेशेंट। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। चलो अपने अगले सवाल में बढ़ते हैं। 18 सवाल पे बोलते हैं, 18 सवाल का पहला पार्ट क्या बोल रहा है, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। अब मुझे नहीं लगता कि आपको प्लूरल फाइंड आउट करने के लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत है। आपको अगर सीधा भी देख सकते हो, थिंक का जो प्लूरल होता है वो क्या होगा? थिंग्स। क्या होगा? थिंग्स। एस लग जाएगा पीछे, और बाकी ये आ रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और स्पोर्ट है तो स्पोर्ट में के पीछे भी क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा और प्लूरल बन जाएगा स्पोर्ट्स। बाकी स्पोर्ट्स आ रखा है यहाँ पे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। देखो भाई अगला सवाल 18वें का सेकंड पार्ट, हु स्टार्टेड द कार। कार किसने स्टार्टेड की? अगर आपको कुछ पता नहीं है, पूरा पैसेज पढ़ के समझ में नहीं आया, भूल गए हो, तो देखो स्टार्टेड कहाँ आया, यहाँ आ रखा लास्ट लाइन में, ही स्टार्टेड द कार। अब ही किसके लिए यूज हुआ है? रोशन लाल के लिए। तो अपन क्या लिखेंगे? रोशन लाल स्टार्टेड द कार। देखो रोशन लाल स्टार्टेड द कार मतलब रोशन लाल ने कार स्टार्ट की थी। तो इसके इतु से सवाल के लिए 2 नंबर मिल रहे हैं। अभी तक जितने भी अपन ने पैसेज में सवाल किए सबके लिए 2-2 नंबर मिल रहे थे। तो जल्दी से बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। देखो भाई अपने अगले सवाल पर आते हैं। क्या बोल रहा है? रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए हुए वर्ड्स को अपन को फाइंड आउट करना है, एक वर्ड में आंसर देना है। देखो क्या बोल रहा है, अ पर्सन हु ड्राइव्स अ व्हीकल। एक पर्सन जो गाड़ी चलाता है, कोई भी व्हीकल चलाता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर बोलते हैं। और ड्राइवर की स्पेलिंग है वो डी से शुरू लिखा हुआ भी है। तो अपन को क्या करना है? अपन को बस स्पेलिंग पूरी करनी है। तो ये भाई स्पेलिंग पूरी कर दी और ड्राइवर लिख दिया। चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और अगले पैसेज पर। अभी तो जो पैसेज था वो आपने सीन था, यानी कि आपके देखा हुआ था, आपकी बुक से उठाया हुआ था, लेकिन ये पैसेज जो है वो आपका अनसीन पैसेज है। तो देखो 19 और 20वां सवाल इसी के अंदर होगा, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। 19वें और 20वें के आंसर देने आपको। तो अब पैसेज पढ़ते हैं। द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड इन एरिजोना। तो पेंटेड डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है? एरिजोना में लोकेटेड है। कवर्स 19,500 एकर्स and stretched over 160 miles। मतलब 13,500 एकड़ की जमीन वो घेरता है और 160 माइल्स के अंदर फैला हुआ है। इट इज कॉल्ड पेंटेड बिकॉज इट हैज कलर्ड रॉक्स। बोल रहा है कि ये पेंटेड इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है? कलर्ड रॉक्स है। जो चट्टानें हैं वो कैसी है? कलर्ड है। that look like they are painted। और वो चट्टानें ऐसे लगती है कि जैसे वो पेंट की गई हो। This colorful desert has cliffs and hills। It also has trees that turns to stone long ago। अब क्या बोल रहा है कि वहां पर जो ये कलरफुल डेजर्ट है, इसमें टीले, क्लिफ्स है और हिल्स है, यानी कि पहाड़ भी है। It also has trees that turned into stone long ago। मतलब यहाँ पर जो कुछ ट्रीज थे जो बाद में पत्थर बन गए, ऐसा भी हुआ है। जो बहुत पहले ट्री थे लेकिन अब पत्थर बन चुके हैं। These trees are located in a place। ये ट्रीज एक स्थान पर लोकेटेड है, कॉल्ड द पेट्रिफिक फॉरेस्ट।
और ये ट्रीज जहां पे है उस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, पेट्रिफिक फॉरेस्ट। तो अपन सीधा ही बिना समय लगाए अपने अगले सवाल की तरफ यानी कि 19वें सवाल में बढ़ते हैं। तो 19वें सवाल का पहला पार्ट बोल रहा है वेयर इज द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड। और अब आपको बताना है कि पेंटेड डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है। तो आप देखो पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड आया कहाँ लाइन में, तो ये रहा पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड इन एरिजोना। तो चुपचाप चुपके से ये आंसर लिख दो कि द पेंटेड desert located in Arizona। ये आपका सवाल खत्म हो गया। देखो द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड इन एरिजोना मतलब जो पेंटेड डेजर्ट है वो कहाँ है, एरिजोना में। बढ़ते अपने अगले सवाल। अगले सवाल पे आते हैं। 19वें का सेकंड पार्ट बोल रहा है व्हाई इज इट कॉल्ड पेंटेड, इसे पेंटेड क्यों कहा जाता है। ये सवाल भी 2 नंबर का है, इससे पहले वाला सवाल भी 2 नंबर का था। आज जो पिछला जो पैसेज पढ़ा था, जो सीन पैसेज था, वो उसमें 9 सवाल किए अपने, तीन सवालों में से पार्ट जो थे वो 9 टोटल किए और सब 2-2 नंबर के थे। इस वजह से वो कितना हो गया, 18 नंबर का वो हो गया, और ये 12 नंबर का तो आपका ये पैसेज हो जाएगा। तो पैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसको बहुत ध्यान से करके जाना, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लेना, है ना। Why is it called painted, इसे पेंटेड क्यों कहा जाता है, वो कहाँ लिखा हुआ है, called painted because it has colored rocks। क्या है इसमें, कलर रॉक्स है। कहाँ पे, इट इज कॉल्ड, यहां से शुरू करेंगे, ये लाइन कहां शुरू करी, यहां से शुरू कर दी और यहां तक लिख दूंगा मैं, तो लिख दिया भाई इट इज कॉल्ड पेंटेड बिकॉज इट हैज कलर्ड रॉक्स। कैसी रॉक्स है, कलर्ड रॉक्स है सर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेंटेड बोलते हैं। तो क्या लगा, इट इज कॉल्ड पेंटेड रॉक, पेंटेड बिकॉज इट हैज कलर्ड रॉक्स, मतलब वहां पे कलर्ड रॉक्स है इसलिए उसे क्या बोलते हैं, पेंटेड। तो मैं थोड़ा सा साइड में बोलता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले भी ले सकते हो और इसको लिख भी सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 19वें का जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड डज इट कवर। अब ये कितने एकड़ लैंड कवर करता है, तो ये देखो एकड़ का वर्ड आ रखा है, ये आ रखा है, तो कितने एकड़ है, तो अपन लिख देते हैं कि 19,500 एकर्स। तो अपन पूरा ऐसे एकदम ऐसे सीधे खाली इतना नहीं लिखेंगे, तो पूरा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इट, है ना, कवर्स 19,500 एकर्स लैंड। तो कितनी लैंड कवर करता है, 19,500। तो अपन बिना किसी देरी के अब आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अपने 20वें सवाल की तरफ। 20वें का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी माइल्स लॉन्ग इज द पेंटेड डेजर्ट। पेंटेड डेजर्ट कितना लंबा है, तो देखो माइल्स आया, माइल्स का आ रखा है, ये आ रखा 160 माइल्स। कितना है, 160 माइल्स। तो अब इसको थोड़े से तरीके से लिख देते हैं, तो कैसे लिखेंगे कि द पेंटेड डेजर्ट, हाँ स्ट्रेच्ड, क्या लिखेंगे, स्ट्रेचेस। देखो यहाँ स्ट्रेचेस आया तो अपन क्या लिखेंगे, स्ट्रेच, यहाँ स्ट्रेचेस लिख दो। द पेंटेड डेजर्ट स्ट्रेचेस ओवर, क्योंकि अपन प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे ना तो स्ट्रेचेज आएगा, क्या ना कि स्ट्रेच आएगा। अगर अपन पास्ट सिंपल की बात कर रहे होते तो स्ट्रेच आता। हाँ, तो ओवर 160 माइल्स, कितने माइल्स तक फैला हुआ है, 160 माइल्स। तो देखो क्या लिखा था, पेंटेड डेजर्ट स्ट्रेचेस ओवर 160 माइल्स, 160 माइल्स तक फैला हुआ है। अब बिना किसी देरी के अपन अगले सवाल की तरफ अपन आते हैं। 20वें के सेकंड पार्ट पर बोल रहा है नेम 2 थिंग्स यू माइट सी इन द पेंटेड डेजर्ट। आपको 2 चीजों के नाम बताना है, तो 2 चीजें मुझे एक ये चीज दिख रही, क्लिफ्स एंड हिल्स, और एक मैं लिख देता हूं कलर्ड रॉक्स। तो लिख देता हूं भाई, क्या लिखूंगा कि वी माइट सी colored rocks in painted desert and it also has cliffs and hills। तो इसके पास क्या क्या है, हिल्स भी है, क्लिफ्स भी है
और कलरफुल रॉक्स भी है। तो क्या बोला मैंने, वी माइट सी कलर्ड रॉक्स इन पेंटेड डेजर्ट और एंड इट ऑल्सो हैज क्लिफ्स एंड हिल्स। मतलब हमको वहां पर क्या दिख सकती है, कलरफुल रॉक्स दिख सकती है, और क्या दिख सकता है, क्लिप्स दिख सकती है और हिल्स दिख सकती है। तो गाइस पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो भाई अब अपना 20वें के थर्ड पार्ट पर चलते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंड टू सम ऑफ द ट्रीज हियर। यहाँ पे जो कुछ ट्रीज थे उनके साथ क्या हुआ था, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट आल्सो हैज ट्रीज दैट टर्न टू स्टोन लॉन्ग अगो। कुछ यहाँ पे ऐसे ट्रीज थे जो बहुत पहले पत्थर बन चुके थे। क्या बन गए, पत्थर बन गए। तो अपन क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अपन सम ट्रीज हियर turned into stone। किसमें बदल गए थे, पत्थर में बदल गए थे। कब, long ago। तो यहाँ पे कुछ ट्रीज थे जो बहुत पहले पत्थर में बदल गए थे। अब ये तो अपना हो गया कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। अब अपना जो रीडिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका, अब अपन जो इसमें आगे बढ़ने जा रहे हैं वो राइटिंग में पढ़ने जाएंगे। तो अब अगले जो दोनों ही सवाल है वो राइटिंग पे है। एक तो आपका स्टोरी राइटिंग है जो कि आपका सबसे लास्ट सवाल होगा, और उससे पहले लेटर राइटिंग है जिसमें से एक तो लेटर है और में जो आ रखा है वो एप्लीकेशन आ रखा है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और बिना किसी वक्त के अपन आगे सवाल पर पढ़ना चाहेंगे। आते हैं अपने राइटिंग स्किल पर। तो राइटिंग स्किल पर 21 जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इमेजिन यू आर अलका या अनिल। जो देखो लड़के हैं उनके लिए भी नाम रखा है, लड़कों के लिए भी नाम है, तो आप दोनों में से कोई भी नाम चूज कर सकते हो, है ना। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज। अब देखो अपने भाई को लेटर लिखना अपने स्टडीज के बारे में बताते हुए, तो आपको सीधी बात है कि कौन सा लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है। कौन सा लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है। तो इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेंडर एड्रेस, मतलब कहां से आप भेज रहे हो। लेट से मैं लिख देता हूं नेहरू नगर बाड़मेर। और देखो ये ऐसा फॉर्मेट आपको दे रखा, जो डेट के लिए दे रखा है, योर्स लविंगली लिख रखा है, डियर यहाँ पे लिख रखा है। बाकी आपको खाली बॉडी कंस्ट्रक्ट करनी है और यहाँ पे एक नाम लिखना, बाकी सब दे रखा था। तो ये मैंने एड्रेस लिख दिया। उसके बाद ऊपर भी ऐसे दो लाइनें दे रखी थी, तो आपको दो लाइनों में आपने एड्रेस लिख दिया। अब देखो डेट लिखने का जो सही तरीका होता है वो पहले मंथ लिखना, तो मैं फरवरी चल रहा भाई तो फेब लिखा। आज डेट कौन सी है, आज डेट 2 है, डेट लिखी और ऐसा कॉमा लगाया और ये रहा 2024। अब डियर किसको लिख रहे हैं, ब्रदर को लिख रहे हैं, तो ब्रदर। देखो फॉर्मल लेटर में यही होता है कि पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, और सॉरी इनफॉर्मल लेटर की बात कर रहा था मैं, है ना। सेंडर एड्रेस, फिर डेट और फिर सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन क्या, डियर ब्रदर। फिर मैंने यहां से लिखना स्टार्ट किया कि अब जब मैं ब्रदर को लिख रहा हूं तो मैं पहले उसके हालचाल के बारे में पूछूंगा। तो क्या पूछूंगा, बोलूंगा कि आई एम गुड एंड वेल, होप you are good too। मतलब मैं तो बहुत अच्छा हूं और सुरक्षित हूं, आप भी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। अब आपको उसको बताना है कि मुझे आपसे लेटर मिला था और उसमें आपने पैसे भी भेजे थे जिससे मैंने किताबें खरीदी। ये सब बोल के आप वो बात खत्म कर सकते हो। तो मैं क्या लिख रहा हूं, आई रिसीव्ड योर लेटर एंड मनी। I bought my books for my studies। तो मैंने क्या कर ली, बुक्स खरीद ली मेरी पढ़ाई के लिए। और जो अब आपको बताना है कि मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी खासी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है प्रिपरेशन। तो बोल देता हूं क्या, मैं क्या बोल देता हूं, माय
preparation is going well। तो आपने कुल मिला के बात कर दी। आप 5th क्लास में इतना छोटा सा ही लिखना होता है। अब इसके बाद क्या करना होता है कि जैसे अब आप ब्रदर को लिख रहे हो तो बड़े ऑब्वियसली बड़े भाई को लिख रहे हो, क्योंकि आप किसको बताओगे कि मेरी स्टडीज कैसे चल रही है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप ऐसे ऐसे बोल सकते हो कि माता पिता को मेरा प्रणाम देना, है ना। और अगर कोई घर में छोटा है तो उसको बोल सकते हो कि छोटी को मेरा प्यार। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, काइंडली गिव माय रिगार्ड्स टू मॉम एंड डैड। मम्मी और पापा को मेरा प्रणाम देना। और देखो योर्स लविंगली लिखा हुआ है, नीचे आप नाम दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, अनिल या अनीता। मैं अनिल चूज कर लेता हूं और ये आपका इनफॉर्मल लेटर हो गया पूरा। देखो आप इन दोनों, इसमें दो ऑप्शन दे रखे, या तो ये इनफॉर्मल लेटर लिखो या इसके ऑप्शन में एप्लीकेशन लिखी हुई है। तो आप इसको भी चेक कर सकते हो और इसका पैटर्न देखने के लिए आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो भाई जो इसके और में था, ऑप्शन में था, वो क्या बोल रहा है, इमेजिन यू आर रिया या राकेश। आप रिया, आपका नाम रिया भी मान सकते हो और राकेश मान सकते हो। यू आर स्टडीइंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली। आप कहां पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली में पढ़ रहे हो। यू वांटेड टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर चेकिंग योर आई साइट। आप अपनी आंखें चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहते हो। देयरफॉर इसलिए यू वॉन्ट बी एबल टू गो टू स्कूल फॉर अ डे। इसलिए आप एक दिन स्कूल जाने में असमर्थ हो। तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर 1 डे। आपको एक दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। और कारण क्या है, आप बीमार हो, मतलब आंखें खराब है आपकी, बीमार तो नहीं हो, ठीक है। आप तो लिखेंगे, अपने शुरू करते हैं। तो आपको पता है अपन जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं, द हेडमास्टर। क्या लिखेंगे, द हेडमास्टर, फिर स्कूल का नाम। तो स्कूल का नाम है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, ठीक है। अब जब अपन ने ये सेंटर एड्रेस, सॉरी रिसीवर एड्रेस लिख दिया, उसके बाद अपन क्या लिखते हैं, उसके बाद अपन लिखते हैं डेट। क्या लिखते हैं, डेट। ये मैं फॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूं। डेट का लिखने का तरीका वही रहता है। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले मंथ लिखूंगा, फिर डेट लिखूंगा और फिर ईयर लिखता हूं। वैसे इस एप्लीकेशन में आपको ईयर दे रखा था, आगे यहां खाली जगह रखी थी और ये डेट लिख रखा था, है ना। तो डेट के बाद अपन क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो एप्लीकेशन में आपको है ना, जो पेपर में वो सब्जेक्ट लिखा हुआ दे रखा है, खाली सब्जेक्ट इतना लिखा हुआ दे रखा है। अब सब्जेक्ट आपको बनाना है, आपको इसलिए छुट्टी चाहिए, एक दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर ग्रांटिंग। देखो आप जब भी सब्जेक्ट स्टार्ट करो, या तो 4 प्लस आई, 4 के बाद जो आईएनजी फॉर्म है उससे करो, या फिर 2 प्लस V1 से करो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करो। तो फॉर ग्रांटिंग 1 डे लीव, एक दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। इसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट नीचे आप लिखते हो सैल्यूटेशन सर, लिख दिया। अब मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं रही है तो मैं वापस इसको हटाकर रफ करके वापस लिखना स्टार्ट करूंगा। तो इसके आगे का जो बॉडी पार्ट है वो मैं आगे लिखूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन कर लो। चलो देखो भाई, सैल्यूटेशन यहाँ पे दिया होता है, तो फिर आपको क्या करना है, इतनी जगह छोड़ देनी होती है। सैल्यूटेशन के नीचे इतनी जगह छोड़ देते होती है, फिर आप लिखना स्टार्ट करते हो। तो मैं लिख रहा हूं मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग। ये बैग मांगने के लिए यूज होता है, ना कि वो वाला आपका जो स्कूल बैग है वो बैग नहीं है, वो BAG होता है, ये बैग अलग है ना। आई बैग टू से दैट I am feeling pain in my eyes nowadays। मतलब आजकल के दिनों में मैं अपनी आंखों में दर्द महसूस कर रहा हूं। So I want to
हॉस्पिटल फॉर चेकिंग my eyesight. अब क्या कर रहा है कि मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूं, किस लिए? अपने आंखों का चेकअप करवाने के लिए, आई साइट चेक करवाने के लिए। Therefore I am not able to come school. अब आप इसलिए स्कूल नहीं आ सकते तो आप क्या लिखोगे? काइंडली, हिंदी में भी तो लिखते हो कृपया, काइंडली ग्रांट मी 1 day लीव, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो। उसके बाद आप क्या लिखते हो? थैंक यू। क्या लिखते हो? थैंक यू। फिर आप लिखते हो योर्स ओबीडियंटली। और अच्छी बात यह है कि काफी बच्चों को ओबीडियंटली की स्पेलिंग याद नहीं होती, और इस पेपर में है ना ओबीडियंटली की स्पेलिंग आपको दे रखी है। जैसे मैंने पिछले पेपर में पिछले जो इससे पहले जो सॉल्व कराया लेटर, उसमें मैंने कुछ वर्ड लिख रखे थे, फिर डैश डैश कर रखा था, तो वैसे का वैसे इसमें भी दिया हुआ है, तो मैंने सोचा इसमें मैं ही लिखवा देता हूँ, बार बार लिखने की क्या जरूरत है ना। तो योर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली इसमें एक्चुअल में आपको पेपर में दे रखी थी। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जो आपका बोर्ड पेपर हो उसमें भी दी हुई हो, लेकिन इस सैंपल पेपर में दे रखी थी। और अब आपको नाम लिखना होता तो आपका नाम राकेश या रिया दे रखा था, तो मैं लिख देता हूं राकेश, है ना, और नीचे लिख देता हूं क्लास 5th। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन को फॉर्म कर सकते हो। और अब अपन आगे चलते हैं, अगला जो अपने लास्ट सवाल है, जो लास्ट क्वेश्चन है 22 उस पर। तो उससे पहले आप मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, तो आप वीडियो को रोक के ये सब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट डाउन भी कर सकते हो। तो भाई चलते हैं अपने आखिरी सवाल पर। कंप्लीट द स्टोरी। कौन सी स्टोरी हमने लेनी? अ थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको वर्ड दे रखे हैं, नीचे खालिस्तान दे रखे हैं। बहने कभी भी ये मूर्खे मत कर देना कि स्टोरी लिखने के लिए तुम खाली 1 2 3 नंबर लगा के खालिस्तान लिख के आ जाओ। नहीं, पूरा खालिस्तान भर के स्टोरी लिखना, क्योंकि 8 नंबर का सवाल है तो तुमको पूरा लिखना है। तो तुम्हारी अच्छी बात क्या है कि तुमको स्टोरी पूरी नहीं करनी है, तुमको बस खालिस्तान पढ़ने से मिल रहा है कि क्या। अब जब वापस लिखो तो खालिस्तान पढ़ना मत, बस ये लगा देना, और इसकी हेल्प से आपकी स्टोरी पूरी हो जाएगी। और सबसे आसान, मतलब फोकट के 8 नंबर है, सब कुछ तो ये दे रहा है, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं, कोई ग्रामर लगानी नहीं। जब क्या बोल रहा, वंस खालिस्तान और टाइम देयर वाज अ क्रो, तो अपन ये कहना चाहते हैं कि एक टाइम था जब क्रो थे, तो अपन क्या कहेंगे? वंस अपॉन, या क्या आएगा? अपॉन आएगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, एक टाइम था जब एक कौवा था। ही वाज वेरी खालिस्तान, अब देखो वो बहुत प्यासा था, क्योंकि कहानी प्यासे की है, तो अपन क्या करेंगे? वेरी थर्स्टी। क्या लिखेंगे? थर्स्टी। तो ही वॉज वेरी थर्स्टी। ही फ्लू हियर एंड देयर, वो इधर से उधर उड़ रहा था। इन सर्च ऑफ वाटर, किसके सर्च में? पानी की तलाश में उड़ रहा था। ही सॉ अ, उस खालिस्तान इन द गार्डन, अब उसने क्या देखा गार्डन में? देखो भाई, वाटर पॉट यानी कि पानी का मटका देखा, ड्रिंक तो पीना तो थोड़ी देखेगा, स्टोन्स पत्थर देख के अभी क्या करेगा? तो अपन क्या लिखेंगे? वाटर पॉट। क्या आएगा? वाटर पॉट। उसने एक पानी का घड़ा देखा। कहां देखा था? इन द गार्डन। देयर वाज अ लिटिल इन इट, अब पानी के घड़े में पानी होगा तो वाटर क्या होगा? क्या आएगा यहाँ पे? वाटर। देयर वाज अ लिटिल वाटर इन इट, मतलब उसमें से थोड़ा सा पानी था। ही कुड नॉट ड्रिंक इट, वो ड्रिंक इज अ ड्रिंक आना चाहिए, है ना, क्योंकि सेकंड फॉर्म अपन, अच्छा सॉरी, कुड आया है इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, तो ड्रिंक ही आएगा यहाँ पे। ही कुड नॉट ड्रिंक इट, मतलब क्योंकि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है ना, तो ही कुड नॉट ड्रिंक इट, तो वो इसे पी नहीं पा रहा था। ही थॉट ऑफ अ प्लांट, उसने प्लान सोचा, एक आइडिया सोचा। क्या सोचा? ही पुट स्टोन, उसने क्या किया? स्टोन इन इट,
तो वही पुट सम लिखा हुआ है, अपन यहाँ स्टोन लिखेंगे, मतलब उसने कुछ पत्थर थे वो उसके अंदर डाले। द वाटर अप क्या, पानी ऊपर आया तो क्या आएगा, रोज अप, क्या होगा, रोज अप। ही ड्रैंक इट एंड फ्लू अवे, उसने इसे पिया और उड़ गया। देखो ये तो अपनी थी एक स्टोरी। अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए इसके जो ऑप्शन में स्टोरी आ रखी थी इसमें डायग्राम था। आपको क्या करना है, खाली डायग्राम देख के कुछ वर्ड्स दे रखे उससे सेंटेंस बना रहे। मुझे उससे अच्छा ये लगा कि आप ये खाली तरह भर के कर लो तो अच्छा रहेगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में करके जरूर बताएं। इसी के साथ अपना पूरा पेपर सॉल्यूशन हो चुका है। एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊंगा ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं वापस आता हूं। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो अपन समाप्ति की ओर है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें बताएं कि खाली 5th क्लास का नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर हायर क्लासेस का पढ़ाया जा रहा है। और सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही, मैथ्स भी पढ़ाई जा रही है। और मैथ्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पढ़ाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, जाना बहुत दूर तक है। तो आपका साथ यूं ही बनाए रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करके। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं क्या अच्छाइयाँ थी और क्या बुराइयाँ थी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।